हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा डार्क रोमांटिक ड्रामा जो कि एक माफिया लव स्टोरी होने वाली है। वो कहते हैं ना, आप अपने पास्ट से कभी नहीं भाग सकते और सोचो वही पास्ट आपके प्रेजेंट में आ जाए और आपको हर कीमत पे अपना बनाना चाहे। उनका रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जब हमारी फीमेल लीड हमारे मेन लीड को जब पहली बार अपनी आंखों के सामने देखती है तो डर के मारे उसके हाथ कपकपाने लगते हैं, पर हमारा मेन लीड तो हमारी फीमेल लीड से सिर्फ बात करने के लिए उसकी पूरी कंपनी खरीद लेता है और उसको बोलता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेन लीड फीमेल लीड को अपने साथ रहने के लिए फोर्स करता है। कहानी में ट्विस्ट भी बहुत है क्योंकि हमारा मेन लीड फीमेल लीड को बहुत सालों से चाहता है और फीमेल लीड को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं होता। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड निंग से, जिसके हाथ पैरों को बांध के और मुंह को कवर करके कहीं पे ले जाया जा रहा था। तभी एक आदमी उसे अपने बॉस और पावरफुल माफिया जियांग फैमिली के हेयर जियांगशी के पास लेकर के आता है। जियांगशी को देख करके निंग की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था क्योंकि जियांगशी एक बहुत ही पावरफुल माफिया था। तभी वो आदमी जियांगशी से बोलता है कि बॉस, ये वुमन पुलिस के साथ मिलकर के आपके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये सुनने के बाद जियांगशी निंग की गर्दन पकड़ के उसे अपने करीब करता है और उसके गले पे लगे हुए आईडी कार्ड को देख करके उससे बोलता है कि तुम एक जर्नलिस्ट हो, आज तुम्हारा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बोलने के बाद वो निंग को अपने आदमियों की तरफ धकेल करके उसका खेल खत्म करने का ऑर्डर देता है। ये सुनते ही निंग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और वो आदमी भी जियांगशी के कहने पे निंग को धकेलते हुए वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी निंग का खेल खत्म ही करने वाला होता है, पर तभी निंग चालाकी से उस आदमी के हाथों से वेपन छीन लेती है और उसी के ऊपर अटैक करके उसी का खेल खत्म कर देती है। ये देख करके जियांगशी भी गुस्से में निंग की ओर बढ़ा होता है। ये देख करके निंग को कुछ नहीं सूझता और वो घबरा करके जियांगशी पे अटैक कर देती है। निंग के अटैक करने के बाद जियांगशी भी वहाँ पे इंजर्ड होकर के गिर जाता है और निंग वहाँ से बच के भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आज 2 साल बाद निंग एक कामयाब रिपोर्टर थी और वो अपने कलीग के साथ जियांग फैमिली के क्राउन प्रिंस के आने के ऊपर डिस्कशन कर रही थी। और हम देखते हैं कि जियांग फैमिली का नाम सुनते ही निंग के चेहरे पे उसका डर साफ नजर आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने जियांगशी को अपने हाथों से ठिकाने लगाया था। तभी निंग की कलीग उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। निंग भी अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने कलीग को जवाब देते हुए बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे एक बुरा सपना आया था। अब निंग की रिपोर्टिंग भी खत्म हो जाती है और वो अपने कलीग के साथ वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी वहाँ पे जियांगशी भी आ जाता है। जियांगशी और निंग एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे से टकराते तो जरूर हैं, पर निंग का ध्यान उस वक्त जियांगशी के ऊपर नहीं जाता और वो वहाँ से चली जाती है। निंग के गुजरने के बाद जियांगशी की नजर निंग पे टिक जाती है और वो उसे जाते हुए देख करके सोच रहा होता है कि फाइनली अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई भी नहीं बचा सकता। फिर जियांगशी अंदर जाता है और अपने फादर से मिलता है और हमें पता चलता है कि रियल जियांगशी तो उसी दिन मर चुका था, पर वो तो रोंगमिंग था जो कि हूबहू जियांगशी की तरह दिखता था। तभी ओल्ड मैन उससे बोलता है कि अब से तुम मेरे इकलौते सन हो, इसीलिए अब से तुम्हें जियांग फैमिली का ध्यान रखना होगा। उनकी बातें सुनने के बाद रोंगमिंग अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो देखना अब से मैं जियांग फैमिली का किस तरह से ध्यान रखता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निंग अपने स्टेशन के इन्वेस्टमेंट के लिए एक बैंकेट में होती है। तभी वहाँ पे मैनेजर आकर के बोलता है कि जियांग फैमिली हमारे स्टेशन को इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी हो गई है, पर उनकी एक शर्त है, वो हमारे स्टेशन से सिर्फ एक ही इंसान के साथ काम करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो शिव खुश हो जाती है और सोचती है कि जियांग फैमिली का यंग मास्टर जरूर उसी के साथ काम करना चाहता होगा। पर तभी मैनेजर निंग का नाम लेता है और ये सुनते ही शिव पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। ये सुनने के बाद तो निंग भी हैरान हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के पढ़ ही रही होती है। तभी उसकी कलीग उसे बोलती है, यंग मास्टर जियांग आ गए। ये सुनने के बाद निंग पीछे मुड़ के देखती है और अपने सामने जियांगशी को फिर से देख करके पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, उसके चेहरे से उसका डर साफ नजर आ रहा था। जियांगशी को अपने तरफ आता हुआ देख करके निंग के हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। तभी जियांगशी निंग के करीब आकर के उससे हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तभी निंग जो जियांगशी को देख करके शॉक्ड में थी, घबराते हुए पीछे हटती है, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तभी मैनेजर निंग से बोलता है कि तुम देख क्या रही हो, मिस्टर जियांग तुम्हारे सामने खड़े हैं और वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही कॉर्पोरेट करना चाहते हैं। निंग कुछ सोच पाती उससे पहले जियांगशी निंग से बोलता है कि शायद किसी बात को लेकर के तुम मेरे से नाराज हो। फिर निंग उससे घबराते हुए पूछती है कि क्या तुम यंग मास्टर जियांग हो। तभी जियांगशी उसके करीब आते हुए उसे जवाब देते हुए बोलते है कि मेरा नाम जियांगशी है। पर निंग को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता, वो उससे घबराते हुए अभी भी पीछे हटती है और सोचती है कि आखिर दो लोग इतने ज्यादा सिमिलर कैसे दिख सकते हैं। तभी जियांगशी भी निंग को अपने आप से दूर जाता हुआ देख करके उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उससे बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे से बात नहीं करना चाहोगी। फिर हम देखते कि जियांगशी
निंग को अपने साथ लेकर के आता है और उसे दीवार के सहारे धकेल देता है। ये देख करके निंग के मन में हजारों सवाल खड़े हो गए थे और वो जियांगशी से पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये सुनने के बाद जियांगशी निंग के करीब आता है और उससे बोलते है कि तुम ही बताओ मुझे लिटिल अंडरकवर। ये सुनने के बाद तो बेचारी निंग की हालत खराब हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम रॉन्गमिंग हो। ये बोलने के बाद निंग वहाँ से घबराते हुए भाग रही होती है, पर तभी जियांगशी उसका रास्ता रोकते हुए उसके करीब आकर के उससे बोलता है, आखिर तुम मेरे से दूर क्यों भाग रही हो, क्या तुम्हें मेरे से डर लग रहा है। आगे जियांगशी निंग की तरफ देख करके उससे बोलता है कि आखिर मैं इतने खूबसूरत चेहरे को भूल कैसे सकता हूँ, मुझे तो तुम अच्छे से याद हो। तभी निंग हिम्मत करते हुए उससे बोलती है तुम, पर तभी जियांगशी उसकी बातों को बीच में काटते हुए अपनी उंगलियां उसके होठों पे रख करके उसको चुप रहने के लिए बोलता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि इतना खूबसूरत चेहरा। फिर वो अपनी उंगलियों से उसके होठों को सहलाता है। इतने खूबसूरत होठ, अगर तुमने इनसे शोर मचाया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ खो दोगी। ये सुनने के बाद निंग उससे हैरान होकर के पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फिर जियांगशी उससे बोलता है कि तुम गेस करो कि मैं क्या चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो निंग की और बढ़ते हुए निंग के काफी करीब आ जाता है। निंग उसे अपने आप से दूर करने के लिए उसे धक्का देने की कोशिश करती है, पर वो तो निंग के हाथों को रोकते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेता है और उसके कान के करीब आकर के बोलता है कि अपने इन्वेस्टर को थोड़ी रिस्पेक्ट तो दिखाओ। ये सुनने के बाद निंग उसे बोलती है, इन्वेस्टर, क्या तुम यहाँ पे मेरे से बदला लेने नहीं आए। फिर जियांगशी उसे जवाब देते हुए बोलता है, मैं तो तुम्हारा खेल खत्म ही नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर भेज दूँ। ये कहने के बाद वो निंग से दूर होता है और उसे अपने आप से दूर जाने का इशारा करता है। निंग उसका इशारा समझते हुए तुरंत अपनी जान बचाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी निंग को अपने आप से दूर जाते हुए देख रहा होता है, पर उसकी आंखों में निंग के लिए एक अलग सी बेचैनी और जुनून नजर आ रहा होता है। और इधर हम देखते हैं निंग भी घबराते हुए अपने रूम में आती है और डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर लेती है। फिर निंग खुद को शांत करके अपनी एजेंसी को रॉन्गमिंग के बारे में बताती है, पर निंग की एजेंसी तो उस पर भरोसा ही नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से रॉन्गमिंग की बॉडी देखी थी। वो निंग को रॉन्गमिंग के होने का सबूत दिखाने के लिए बोलती है। निंग इस बारे में सोच रही होती है, तभी उसका ध्यान वहाँ पे रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाता है। निंग उस कॉन्ट्रैक्ट को लेती है और सोचती है कि अगर इसके ऊपर फिंगरप्रिंट हो तो मैं रॉन्गमिंग के होने का सबूत सबके सामने ला सकती हूँ। पर उसी वक्त उसके दरवाजे पे किसी की आहट होती है। ये देख करके निंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि फिर से उसके पास रॉन्गमिंग आ गया और वो रॉन्गमिंग से बचने के लिए उसके ऊपर लेजर दिखाती है और घबराते हुए चिल्लाने लगती है। पर तभी वो रियलाइज करती है कि वो इंसान रॉन्गमिंग नहीं बल्कि मिंगयू है। मिंगयू एक्चुअली शेंगनिंग का फियांसे था। मिंगयू को अपने सामने देख करके निंग की सांसों में सांस आती है और वो मिंगयू से पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिंगयू से जवाब देते हुए बोलता है कि तुम भूल गई, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया तो। फिर निंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं पूरी तरह से इस बारे में भूल ही गई थी। फिर मिंगयू निंग से पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो। निंग उसे बताती है कि कल उसे रिसर्च सेंटर जाना है कुछ फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करने के लिए। फिर मिंगयू निंग से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर निंग उसे बोलती है कि तुम्हारा तो कुछ और प्लान था। मिंगयू से बोलता है कि कल मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उसके बाद हम मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे। फिर निंग मिंगयू से बोलती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिंगयू निंग के कंधों पे हाथ रखते हुए उसे भरोसा दिलाते हुए बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जियांगशी को उसके एक मैन कॉल करके बताता है कि बॉस कोई आपके फिंगरप्रिंट चेक करवाना चाहता है। और इधर हम देखते हैं निंग को, जो कि मिंगयू के पेरेंट्स से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट आती है। वो मिंगयू के बताए हुए टेबल पे जा रही होती है, पर तभी वो वहाँ पे मिंगयू के पेरेंट्स के बजाय जियांगशी को बैठा हुआ देखती है। तभी जियांगशी निंग से बोलता है कि जब भी कोई चीज मुझे परेशान करती है उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ क्यों होता है। पर निंग बेचारी तो उसकी बातों को कोई जवाब ना देते हुए उसे देखते ही अपना रास्ता बदल के वहाँ से जा रही होती है। पर तभी वहाँ पे जियांगशी का एक पर्सन आकर के उसका रास्ता रोक लेता है और जियांगशी उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि उसने मिंगयू को भेजी थी। जियांगशी के हाथों में मिंगयू का फोन देख करके निंग घबरा जाती है और जियांगशी के पास आकर के पूछती है कि आखिर ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया। तभी जियांगशी उसकी बात काटते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिश ऑर्डर की है, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी। ये बोलने के बाद जियांगशी डिश के ऊपर से कवर हटा देता है और निंग अपने सामने मिंगयू के ग्लासेस को देखती है। मिंगयू के चश्मे को अपने सामने इस हालत में देखने के बाद निंग की धड़कनें तेज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जियांगशी से पूछती है कि आखिर तुमने मिंगयू के साथ क्या किया। तभी जियांगशी वहाँ से खड़ा होता है और निंग के करीब आकर के गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ के उसे बोलता है कि तुम्हें
तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें मेरे से किस तरह से बात करनी चाहिए। तुमने मेरी फिंगरप्रिंट टेस्ट करने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा। आगे वो निंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब करके बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था इस बार भी तुम चुपचाप बच के निकल जाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे फियांसी के साथ क्या किया होगा। तभी निंग भी अपने आप को बचाने के लिए जियांगशी के ऊपर अटैक कर देती है, पर जियांगशी तो निंग का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। निंग जियांगशी से अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। तभी जियांगशी भी नोटिस करता है कि उसने निंग का हाथ काफी जोर से पकड़ रखा था, इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है और निंग की गर्दन पकड़ के उसे अपने करीब करके बोलता है कि तुम्हें क्या लगा है कि तुम इससे मुझे नुकसान पहुंचा पाओगी। निंग भी अपनी हार मान लेती है और जियांगशी से बोलती है कि तुम मिंगयू को प्लीज छोड़ दो। तभी जियांगशी भी निंग के करीब आते हुए उसके सामने झुक करके बोलते है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर तुम्हें भी अपने से छोड़नी होगी। फिर वो अपने फिंगरप्रिंट्स वाले डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करता है। निंग भी उसका इशारा अच्छे से समझ जाती है और मिंगयू की जान बचाने के लिए जो उसने जियांगशी के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा किया था उसी की आंखों के सामने फाड़ देती है। उन पेपर्स को फाड़ते फाड़ते निंग की आंखों में उसका फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था, इसीलिए निंग पेपर्स के टुकड़े करके उन्हें जियांगशी के ऊपर फेंक करके वहाँ से जा रही होती है। पर तभी जियांगशी भी निंग को रोकते हुए उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे दीवार के सहारे टिका देता है। निंग भी उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझे एक बार में मार दो, पर बार बार इस तरह से मुझे परेशान मत करो। फिर जियांगशी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ये कर नहीं सकता, पर तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होगा और अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो निंग के करीब आता है और उसके गालों को अपने हाथों से पकड़ के उसे किस कर लेता है। तभी निंग भी उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर निंग की कोशिशों का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो निंग को और ज्यादा जोर से किस करने लगता है। कुछ देर बाद वो निंग से दूर होता है और उसे रेडी होके आने के लिए बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगशी निंग को अपने साथ एक क्लब में लेकर के आता है और वो निंग से बोलते है कि तुम एक अंडर कवर हो ना, इसी क्लब में मेरी कंपनी का एक ट्रेटर छुपा हुआ है। अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे फियांसे मिंगयू को जाने दूंगा, पर अगर तुम नहीं ढूंढ पाई तो क्लब के लोग तुम्हें वापस नहीं आने देंगे और तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस क्लब में किसी भी फीमेल का आना बहुत डेंजरस है। निंग भी उसकी बात मान जाती है, पर ये देख करके जियांगशी को ज्यादा खुश नहीं होता। वो निंग के करीब आता है, उसके चेहरे से उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी और वो निंग के गालों को पकड़ के उसे बोलता है कि आखिर म्योंगयू तुम्हारे लिए इतना स्पेशल क्यों है कि तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही। अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर निंग तो उसे सीधा मना कर देती है और उसे शेमलेस बोलती है। निंग के दिल में मिंगयू के लिए केयर देख करके जियांगशी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और जेलसी में निंग को अपने करीब करके उसे किस करता है और उसे बोलता है कि शेमलेस होना इसे बोलते हैं। वैसे भी तुम तो एक अंडर कवर हो ना, तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कहने के बाद जियांगशी निंग को अंदर जाने का इशारा करता है। निंग भी जियांगशी से दूर होती है और उसकी आंखों के सामने अपने होठों को साफ करती है, मानो कि जैसे वो अपना इनकार दिखा रही थी। फिर वो जियांगशी की तरफ मोड़े बिना सीधे अंदर चली जाती है, पर उसको अंदर जाते हुए देख करके जियांगशी बिल्कुल भी खुश नहीं था। निंग की चिंता जियांगशी को सताई जा रही थी और जियांगशी भी चुपके से निंग के पीछे पीछे आता है। इधर हम देखते हैं कि निंग अंदर जाती है, पर वहाँ पे उसे कुछ गुंडे पहचान लेते हैं कि वो एक न्यूज रिपोर्टर थी। उन्हें लगता है कि निंग इधर कुछ रिपोर्ट करने के पर्पस से आई थी, इसीलिए वो निंग को पनिश करने के लिए उसे जमीन पे गिरा देते हैं। पर तभी वहाँ पे जियांगशी भी पहुंच जाता है और वो निंग को जमीन पे गिरा हुआ देख करके उसके करीब आकर के बैठ जाता है। फिर वो निंग की गर्दन पकड़ के उसे अपने करीब करता है और उससे बोलते है कि मुझे नहीं लगता कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी, इसीलिए हमारी शर्त के मुताबिक अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर अगर मेरे सामने तुम गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें बचा लूँ। पर निंग तो उसकी बात अभी भी नहीं मानती। ये देख करके जियांगशी भी वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी निंग अपनी जान बचाने के लिए जियांगशी के पावर का यूज करने का सोचती है। इस वक्त उसके दिमाग में और कुछ नहीं आता और वो जानबूझ करके उधर जियांगशी को हक करके सबके सामने जानबूझ करके बोलती है कि ये लोग तुम्हारी वुमन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि निंग जियांगशी की वुमन है और वो निंग को परेशान ना करे। आगे निंग उन्हें यकीन दिलाने के लिए जानबूझ करके जियांगशी के चेहरे को पकड़ के उसे किस कर लेती है। जियांगशी भी निंग को अपने आप से दूर नहीं कर पाता, उसकी तो धड़कनें तेज हो जाती है और वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी निंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उससे हैरान होकर के पूछता है कि क्या भी तुमने मेरा यूज किया। फिर निंग भी उसे जवाब देते हुए बोलती है क्यों, ये अलाउड नहीं था क्या। ये सुनने के बाद जियांगशी के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो निंग को अपने साथ अंदर लेके चला जाता है। फिर जियांगशी निंग को पूल के टेबल के सहारे टिका देता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान के पास आकर के बोलता है तुम्हारे पास अब 10 मिनट है उस पर्सन को ढूंढने के लिए। अगर 10 मिनट में तुम ये नहीं कर पाई तो तुम अपना अंजाम खुद तय कर लेना। तभी निंग के दिमाग में भी एक प्लान आता है और वो जियांगशी को अपने साथ पूल खेलने के लिए बोलती है। जियांगशी भी उसकी बात मान करके उसके साथ पूल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी निंग अपने दिमाग में सोच रही होती है कि आखिर वो ट्रेटर कौन हो सकता है। निंग वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान की तरफ बहुत हैरानी से देख रही होती है और सोचती है कि आखिर इनमें से वो ट्रेटर कौन हो सकता है। तभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग निंग अपने आप को जानबूझ करके एक्सपोज करना शुरू करती है और वो जानबूझ करके अपनी सॉक्स उतार करके उस
से अपने बाल बांध लेती है। इधर हम देखते हैं कि जियांगशी की नजर भी निंग के पैरों पे टिक जाती है, यहाँ तक कि जियांगशी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान की नजर निंग पे ही टिक जाती है। वो सबका ध्यान अपने ऊपर लाने में कामयाब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि निंग जानबूझ करके जियांगशी के करीब आती है और उसके सामने पूल खेलना शुरू करती है। फिर जियांगशी भी निंग के करीब आकर के उसकी कमर को पकड़ के उसके कानों के पास धीरे से बोलता है कि हर बारी तुम्हारी किस्मत तुम्हें मेरे से बचा नहीं सकती, इस बार तुम हार जाओगी। तभी निंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि जब तक मैं कोशिश कर नहीं लेती तब तक मैं अपनी हार कैसे मान लूं। ये सुनने के बाद जियांगशी के चेहरे पे भी एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो निंग के फोरहेड पे किस करके उसके बाल खोल देता है। तभी निंग की नजर जो अपने चारों ओर देख रही थी सामने बैठे हुए एक मैन पे पड़ती है, जो कि सबसे अलग सिर्फ जियांगशी की तरफ देखा जा रहा था। ये देखते ही निंग बॉल हिट करती है और जियांगशी के पास आकर के बोलती है कि मैं जीत गई, मैंने उस पर्सन को ढूंढ लिया। फिर वो सामने बैठे हुए पर्सन की तरफ इशारा करके जियांगनिंग को उसके बारे में बताती है। वो पर्सन ये देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी जियांगशी के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और जियांगशी का असिस्टेंट उसकी चेकिंग करता है, जिससे कि उन लोगों को पता चल जाता है कि यही कंपनी का ट्रेडर था जो कि कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा था। सच्चाई सामने आते वो पर्सन जियांगशी के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर जियांगशी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पे निंग आती है और जियांगशी से बोलती है कि मैंने शर्त के अकॉर्डिंग तुम्हारा पर्सन ढूंढ दिया, क्या अब तुम मिंग्यू को जाने दोगे। ये सुनने के बाद जियांगशी निंग की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है कि तुम्हें काफी जल्दी है ना, तो क्यों ना तुम ही अपने हाथों से इसे पनिश करो और मैं तुम्हारे फियांसे को जाने दूंगा। ये कहने के बाद वो जबरदस्ती अपना वेपन निंग के हाथों में देता है। अपने हाथों में वेपन देख करके निंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है, डर के मारे तो उसके हाथ ही कांपने लगते हैं। तभी जियांगशी उससे बोलता है कि अगर मैंने शूट की आवाज सुनी तो मैं तुम्हारे पर्सन को जाने दूंगा, और वो निंग को शूट करने के लिए बोलता है। पर निंग के दिमाग में तो कुछ नहीं सोचता, वो बस चुपचाप खड़ी थी, डर के मारे उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। तभी जियांगशी चिल्लाते हुए सबके सामने उसे शूट करने के लिए बोलता है। निंग को उस वक्त कुछ नहीं समझ में आता, उसे उस वक्त वही मोमेंट याद आता है जब हिम्मत करके उसने 2 साल पहले जियांगशी को पनिश किया था। और निंग इस बार भी बिना अंजाम के बारे में सोचते हुए अपना वेपन जियांगशी के सामने करके उसे पनिश करने वाली होती है। पर तभी जियांगशी वक्त रहते हुए निंग के हाथों को पकड़ के उसके हाथों को ऊपर कर लेता है और उसके हाथों से अपना वेपन छीन लेता है। फिर हम देखते हैं कि इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ट्रेटर भी जानबूझ करके निंग से बदला लेने के लिए उसे जबरदस्ती मेडिसिन खिला देता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि निंग अपने आप को उस पर्सन से बचा नहीं पाती, पर तभी जियांगशी उस आदमी को निंग से दूर करते हुए उस आदमी को अपने हाथों से पनिश करता है और उसका खेल खत्म कर देता है। तभी जियांगशी का ध्यान निंग की तरफ जाता है, जिसे कि मेडिसिन खाने के बाद बहुत घबराहट हो रही थी। वो निंग को संभालते हुए उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, आखिर उस पर्सन ने तुम्हें क्या खिलाया है। तभी निंग भी अचानक जियांगशी के पास आती है और अचानक उसे किस कर लेती है। जियांगशी को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। तभी निंग उसे हंसते हुए बोलती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। तभी जियांगशी निंग को अपने आप से दूर करता है, पर निंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए जियांगशी उस वक्त अपने बारे में ना सोचते हुए निंग की हालत देख करके उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाने की सोचता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगशी निंग को अपनी कार में बिठा करके उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। पर तभी जियांगशी की हालत निंग के साथ साथ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। निंग की वजह से मेडिसिन का असर उस पर बहुत हावी पड़ रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो निंग के करीब आता है और अपना कंट्रोल खोते हुए निंग की नेक और बाजुओं पे किस करने लगता है। निंग उसे अपने आप से दूर रहने के लिए बोलती है, पर मेडिसिन की वजह से निंग भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए जियांगशी उसे बोलता है कि तुम मुझे अपने आप से दूर रहने के लिए बोल रही हो, पर तुम्हारी बॉडी तुम्हें धोखा दे रही है। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है और तुम भी मुझे अपने करीब करना चाहती हो। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी निंग को अपने कार के बाहर लेकर के आता है और उसकी कमर को पकड़ के उसे अपने करीब करता है। फिर वो निंग को किस करने लगता है, पर तभी उसकी नजर निंग के बाजुओं पे लगे एक निशान पे जाती है। उस निशान को देखते ही पता नहीं जियांगशी को एक अलग सी बेचैनी हो जाती है और वो निंग को अपने आप से दूर कर देता है। निंग भी मौका मिलते ही जियांगशी से दूर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी अपनी कार में बैठा होता है और उसे याद आता है कि बचपन में उसकी जान बचाते हुए एक छोटी लड़की के बाजुओं में चोट लग गई थी। आगे जियांगशी सोचते है कि क्या निंग भी वही गर्ल हो सकती है जिसने बचपन में अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसकी जान बचाई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निंग बात ले रही होती है, पर तभी उसे मिंग्यू का कॉल आता है। मिंग्यू का फोन आते ही निंग घबराते हुए उससे पूछती है कि आखिर इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तुम ठीक तो हो ना। फिर मिंग्यू उसे बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक इमरजेंसी की वजह से उसे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा था और मेरा फोन खो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। मिंग्यू के मुंह से ये सुनने के बाद निंग की सांसों में सांस आती है। इधर हम देखते हैं जियांगशी को, जिसके कहने पे उसका मैंने उसे निंग के बचपन की सारी डिटेल्स दे रहा था।
जियांगशी का मैन उसे बताता है कि निंग एक ऑर्फन है और उसे बचपन में एक माउंटेन के पास से बहुत बुरी हालत में रेस्क्यू किया गया था। जियांगशी भी निंग की बचपन की फोटोज को देखते हुए उसकी डिटेल्स के बारे में सुनने के बाद समझ जाता है कि निंग आखिर वही लड़की है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जियांगशी निंग से मिलने के लिए उसके स्टूडियो आता है जहाँ पे निंग अपनी रिपोर्टिंग कर रही होती है। अपनी रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद निंग वहाँ से जा रही होती है, तभी वो अपने सामने जियांगशी को देखती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी जियांगशी उससे बोलता है, क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? पर निंग तो उसे साफ मना कर देती है। फिर जियांगशी निंग की ओर बढ़ते हुए उसे बोलते है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर निंग तो उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके घबरा जाती है। जियांगशी भी ये बात नोटिस करता है और वहीं पे रुक जाता है। फिर वो निंग से बोलते है कि तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। और वो अपने मेन से इशारा करके निंग के हाथों में बॉक्स देता है। जियांगशी को याद आता है कि बचपन में निंग अक्सर उसे अपना खाना दे दिया करती थी और खुद भूखी रहा करती थी। जियांगशी ने उसका हाथ पकड़ के उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा निंग के साथ रहेगा। पर तभी जियांगशी देखते है कि निंग उसका लाया हुआ प्रेजेंट गुस्से में उसके सामने फेंक देती है। फिर निंग जियांगशी से गुस्से में बोलती है कि अपना प्रेजेंट उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी लाई गई कोई चीज नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ये बोलने के बाद निंग वहाँ से जा रही होती है, पर तभी जियांगशी उसे रोकते हुए उसे अपने करीब खींचता है और उसकी जैकेट उतार के उसके बाजुओं में लगे हुए निशान को देख करके बोलता है कि तुम्हें याद भी है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी? तभी निंग उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में जियांगशी के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो उसे बोलती है कि तुम्हें अपने रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? यहाँ पे चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, तुम इस जगह पे मुझे बुली नहीं कर सकते। पर तभी जियांगशी उसे बोलता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलने के बाद जियांगशी निंग की गर्दन को पकड़ के उसका चेहरा अपने करीब करते हुए उसे अचानक किस कर लेता है। फिर निंग काफी कोशिश करने के बाद जियांगशी को अपने आप से दूर करते हुए उसे धकेल देती है और जियांगशी निंग से बोलता है कि तुम कुछ भी कहो, अब से तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी आइडेंटिटी क्या है उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी निंग उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है, पर जियांगशी इस बार निंग को कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो तो उससे एक सवाल पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें याद भी है कि तुम्हारे शोल्डर पे वो चोट आखिर कैसे लगी थी? तभी निंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि ये कोई चोट नहीं है, बल्कि ये तो मेरा बर्थ मार्क है। जियांगशी समझ जाता है कि निंग को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी इस बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी निंग गुस्से में जियांगशी को अपने आप से दूर धकेलते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि निंग अपने ऑफिस के बेसमेंट में होती है और वहाँ से निकल ही रही होती है, पर तभी वहाँ पे एक पर्सन आकर के निंग को किडनैप कर लेता है। वो पर्सन निंग को बाइक के पास लेकर के आता है जो कि शिव के साथ बैठा था। वहीं पे शिव अपनी कलीग को भी देखती है जिसे शिव के कहने पे निंग से बदला लेने के लिए किडनैप किया था। निंग बाई को अपने सामने देख करके जियांगशी से पीछे छुटाने के बारे में सोचती है, क्योंकि जियांग और बाई फैमिली एक दूसरे के पुराने दुश्मन थे, इसीलिए वो बाई का इस्तेमाल करके जियांगशी से पीछे छुटाने का सोचती है। इसीलिए वो जानबूझ करके यंग मास्टर बाई को मैनिपुलेट करने लग जाती है। ये देख करके शिव बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है, इसीलिए वो बीच में आकर के यंग मास्टर बाई को निंग को पनिश करने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए शिव बाई के गालों पे किस कर देती है और बाई उसकी बात मान जाता है। पर तभी निंग को भी एक आइडिया आता है। शिव की बात मान करके बाई भी निंग को पनिश करने के लिए उसे ड्रिंक देने की कोशिश करता है, पर तभी निंग की कलीग निंग को बचाने के लिए जानबूझ करके वो ड्रिंक पी लेती है। पर ये देख करके बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कलीग को पनिश करता है। पर ये देख करके निंग अपने दोस्त को बचाने के लिए एक तरकीब सोचती है। वो बाई को मैनिपुलेट करते हुए उसे उसके फादर से बेनिफिट्स दिलाने का वादा करती है। वो बाई को लालच देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर के सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के जाऊंगी और उन्हें तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बोलूंगी। मैं एक क्लीन गर्ल हूँ, मुझे तुम्हारे साथ देख करके वो तुम पे ट्रस्ट करेंगे। तभी शिव बीच में आकर के बाई को फिर से रोकने की कोशिश करती है, पर बाई तो इस बार गुस्से में शिव को ही पनिश कर देता है और निंग की बातों में आकर के शिव को अपने आप से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि बाई जानबूझ करके निंग को अपने फादर के पास लेकर के जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाई अपने फादर के सामने निंग की कमर पे हाथ रख करके उसे अपने करीब खींचता है और उसे अपने फादर से इंट्रोड्यूस करता है। निंग भी बाई के फादर को बर्थडे विश करती है क्योंकि आज उनका बर्थडे था और निंग को बाई के साथ देख करके उसके फादर भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो बाई को शाबाशी देते हुए उसे बोलते हैं कि फाइनली अब तुम एक रेपुटेटेड लड़की के साथ हो। पर तभी वहाँ पे बाई फैमिली के दुश्मन जियांगशी की आवाज आती है जो कि वहाँ पे अपने मेन के साथ आता है। उसे उस जगह पे देख करके निंग के साथ साथ बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी निंग के पास आता है जो कि बाई के साथ खड़ी थी और बाई के फादर को बर्थडे विश करता है, पर उसे वहाँ पर देख करके बाई के फादर को ज्यादा खुश नहीं लग रहे होते। वो जियांगशी से बोलते हैं कि तुम जियांग फैमिली के इलिजिटिमेट चाइल्ड हो ना, जिसे जियांग फैमिली ने 10 साल पहले ही अपने घर से निकाल दिया था, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर जियांगशी तो उसे इग्नोर करते हुए अपने मेन से बात करने लगता है। ये देख करके यंग मास्टर बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियांगशी के पास आकर के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को इस तरह से इग्नोर करने की? पर जियांगशी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो उसे उसके फादर के सामने उसका हाथ पकड़ के उसे नील डाउन करवा देता है और उसे पनिश करने लगता है। ये देख करके सीनियर बाई जियांगशी को रोकते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे आकर के ये सब क्यों कर रहे हो? जियांगशी उसे बोलता है कि मैं तो यहाँ पे
पे बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। ये बोलने के बाद जियांशी बाई को और ज्यादा पनिश करने लगता है। ये देख करके बाई का फादर जियांशी को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, पर तभी जियांशी का गार्ड बाई के फादर को रोकने के लिए उसे अपना वेपन दिखाता है। बाई का फादर भी जियांशी से डर के वहीं पे रुक जाता है और ये सब देख करके तो निंग भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी जियांशी बाई से पूछता है कि आखिर तुमने किस हाथों से मेरी वुमन को टच किया, और ये बोलते ही वो बाई के हाथों पे अटैक कर देता है, जिससे कि अब उसके हाथ किसी काम के नहीं रहते। फिर हम देखते हैं कि जियांशी इनके सामने जाके खड़ा हो जाता है और सबसे बोलता है कि ये मेरी वुमन है, इसलिए आइंदा इसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। बेचारे निंग जियांशी को अपने सामने इतने गुस्से में देख करके कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी जियांशी निंग को अपनी गोद में उठा करके वहाँ सबके सामने से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांशी अपनी गोद में उठा करके निंग को उसके घर पे लेकर के आता है और उसे सोफे पे गिरा देता है। निंग उससे हैरान होकर के पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड कैसे पता। फिर जियांशी उसे जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है ना, तुम अब मेरी हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। ये बोलने के बाद जियांशी निंग के करीब आता और उसे किस करने लगता है, पर निंग तो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो जियांशी को अपने आप से दूर ही नहीं कर पाती। उसके छोटे हाथों से तो जियांशी को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, पर तभी निंग जियांशी को अपना इनकार दिखाते हुए उसे गुस्से में एक चाटा मार देती है। फिर वो अपने हाथों से अपने होठों को कवर करने लगती है, पर जियांशी तो निंग की एक भी नहीं सुनता और वो निंग का हाथ हटा करके उसे फिर से किस करने लगता है। फिर जियांशी निंग से जेलिसी में बोलता है कि आखिर तुमने बाई को अपने आप को टच कैसे करने दिया, तुम पे सिर्फ मेरा हक है। ये बोलने के बाद वो निंग की नेक पे किस करने लगता है। तभी निंग उससे बोलती है कि तुम जैसा जानवर ही। जियांशी की आंखों से उसकी जेलिसी साफ नजर आ रही थी और वो निंग में पूरी तरह खो जाता है। तभी निंग मौका पाते हुए जियांशी की पॉकेट से उसकी वेपन निकाल लेती है और इस वक्त उसे अपने आप से दूर करने के लिए उसी की वेपन से उसे धमकाने लगती है। और जियांशी के ऊपर तो निंग की धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निंग से बोलते है कि मैं अगर तुम्हारे हाथों मर भी जाऊं तब भी ये मेरे लिए रोमांटिक होगा। फिर निंग उससे बोलती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देती हूँ। पर तभी निंग को बाहर से मिंग्यू की आवाज आती है जो कि उससे मिलने आया था। निंग मिंग्यू की आवाज सुनने के बाद जियांशी को छुपने के लिए बोलती है, पर जियांशी तो जानबूझ करके मिंग्यू को सुनाने के लिए जोर जोर से बोलने लगता है। ये देख करके तुरंत निंग घबराते हुए जियांशी की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है, पर तब तक मिंग्यू को दरवाजे के बाहर से उसकी आवाज आ जाती है और वो निंग से उस आवाज के बारे में पूछने लगता है। फिर निंग उससे बहाना बनाते हुए झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर जियांशी तो निंग की एक भी नहीं सुनता और वो जानबूझ करके निंग का हाथ पकड़ के दरवाजा खोलते हुए उसे मिंग्यू के सामने ले जाता है। निंग को उस हालत में जियांशी के साथ एक बंद कमरे में देखने के बाद मिंग्यू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उस वक्त उसकी आंखों में जियांशी के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो तुरंत जियांशी को पनिश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो जियांशी से बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की, पर तभी निंग बीच में आते हुए मिंग्यू को रोकते हुए उसे निंग से दूर कर देती है और उसे बहुत ही उदासी में बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये देख करके मिंग्यू की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो निंग से बोलते है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो। निंग को पता था कि जियांशी कितना ज्यादा डेंजरस इंसान है और वो गुस्सा आने में मिंग्यू के साथ क्या कर सकता है, इसीलिए वो मिंग्यू को उससे बचाने के लिए मिंग्यू से झूठ बोलती है और उसे बताती है कि उसने ये सब जानबूझ करके किया। वो मिंग्यू से बोलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। अब तुम्हें इस बारे में पता चल ही गया है तो अब मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। पर निंग अपने मन में सोचती है कि मिंग्यू तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे लिए इन सब में ना पड़ना ही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। पर निंग के मुँह से ब्रेकअप की बात सुनने के बाद मिंग्यू के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है और वो निंग को मनाने के लिए उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। ये देख करके तो बेचारी निंग की भी आंखें भर जाती है और वो मिंग्यू को अपने आप से दूर करने के लिए जानबूझ करके खुद को पनिश करने लग जाती है। ये देख करके मिंग्यू भी उसकी बात मान जाता है और निंग की खुशी के लिए उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद निंग बहुत जोरों से रोने लगती है, इसलिए जियांशी उसकी हालत समझते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि अगले दिन निंग अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे से उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। तभी निंग सोचती है कि अगर उसे जियांशी से अपना पीछा छुड़वाना है तो उसे अपने हाथों से उसे पनिश करना होगा और इसमें उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। इसीलिए वो जानबूझ करके जियांशी को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है। जियांशी भी निंग का इनविटेशन मिलते ही बिना कुछ सोचे समझे निंग के लिए फ्लावर्स खरीद करके उससे मिलने के लिए चला जाता है। निंग से मिलने की खुशी उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी और इधर हम देखते हैं कि निंग भी जियांशी से पीछे छुड़वाने के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई थी। पर तभी वहाँ पे निंग के घर पे मिंग्यू आता है। निंग उसे अपने सामने देख करके पूरी तरह से हैरान रह जाती है, पर तभी मिंग्यू अपने घुटनों पे बैठ करके निंग को प्रपोज करता है। पर निंग तो उसी को बचाने
के लिए उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और जबरदस्ती उसे अपने घर से निकाल देती है। फिर निंग दरवाजे को बंद करके उसी के सामने खड़ी हो जाती है और सोच रही होती है कि मुझे माफ कर देना मिंग्यू। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी निंग को बाहर से किसी के दरवाजे को रिंग करने की आवाज आती है और उसे लगता है कि मिंग्यू ही है। इसीलिए वो अचानक दरवाजा खोलते हुए उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें एक बार ना बोल दिया ना। पर अपने सामने वो जियांगशी को देख करके पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। ये देख करके जियांगशी निंग के पास आता है और उसके सामने झुकते हुए उसे बोलता है, क्या तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? शायद मुझे पता है कि मेरे अलावा यहाँ पे और कौन आ सकता है। तभी निंग उसकी बातों को बीच में काटते हुए उससे बोलती है कि काफी देर हो गई है, चलो अब चलते हैं। फिर जियांगशी अपने हाथों से लाया हुआ फ्लावर बुके निंग को पकड़ाने की कोशिश करता है, पर निंग तो वो फ्लावर लेने से मना कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे रोजे से नफरत है, और वो फ्लावर्स को ठुकराते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी निंग के साथ उसके बेसमेंट में होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें रोज से इतनी नफरत क्यों है, पर निंग तो उसका कोई जवाब भी नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी और निंग के आसपास बहुत सारे गुंडे आकर के उन्हें घेर लेते हैं। वहाँ पे जियांगशी बाई को देख करके, जो कि एक कार के पीछे छुपा हुआ था, समझ जाता है कि ये सब उसी का करा धरा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक वो गुंडे उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। जियांगशी निंग को बचाने के लिए उसे अपने आप से दूर धकेल देता है और अकेले उन गुंडों से फाइट करने लग जाता है। पर तभी एक गुंडा वहाँ पे निंग को अकेला देखते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे उसे मिंग्यू भी देख लेता है और निंग को बचाते हुए वो उस गुंडे के सामने आते हुए उसका सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिससे मिंग्यू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो इंजर्ड होकर के जमीन पे गिर जाता है। इधर जियांगशी अपने सामने एक एक करके सभी गुंडों को हरा देता है। तभी उसकी नजर निंग पे जाती है, जो कि मिंग्यू के लिए काफी घबराई हुई लग रही थी। वो देखता है कि निंग बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और मिंग्यू के लिए डर के मारे एम्बुलेंस को कॉल कर ही रही थी। पर तभी मिंग्यू निंग से कुछ कहने की कोशिश करता है। निंग उसकी बात सुनने के लिए उसके करीब आती है और मिंग्यू उससे बोलता है कि तुम हमेशा खुश रहना। ये बोलते ही बेचारा मिंग्यू बेहोश हो जाता है और निंग जोरों से रोने लगती है। उसके गम का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो मिंग्यू को उठाने की कोशिश करती है, पर मिंग्यू पूरी तरह बेहोश पड़ा हुआ था। तभी जियांगशी निंग को संभालने के लिए उसके करीब आकर के बैठता है। वो उसके बालों को सहलाते हुए उसे बोलते है कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम काफी डर गई हो। पर तभी निंग गुस्से में आकर के जियांगशी के ऊपर अटैक कर देती है और उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। पर ये सुनने के बाद तो जियांगशी के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। उसे मिंग्यू के अटैक से ज्यादा उसकी नफरत का बुरा लग रहा था। निंग की बातों को सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। पर तभी वहाँ पे जियांगशी का एक मैन आकर के निंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि निंग उसी के सामने बेहोश होकर के गिर जाती है। ये देख करके जियांगशी अपने मैन पे बहुत जोर से चिल्लाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को हाथ लगाने की। वो मैन जियांगशी से बोलता है कि ये आपको मारना चाहती थी, अगर मैं इसे नहीं रोकता तो ये अब तक आपको मार चुकी होती। तभी जियांगशी उससे बोलते है कि निंग की लाइफ में भी सिर्फ मेरा हक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो अचानक मिंग्यू के बारे में सोचते हुए घबरा करके उठ जाती है। फिर वो अपने सामने जियांगशी को बैठा हुआ देखती है। जियांगशी को अपने सामने देखते ही निंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो वहाँ से उठने की कोशिश करती है। पर तभी वो रियलाइज करती है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपने हाथ नहीं खोल पाती। तभी जियांगशी उसके करीब आता है और उसके पास बैठ करके उससे बोलता है, तुम मेरी वुमन बन जाओ, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा? तुम हमेशा मुझे मारने के बारे में आखिर क्यों सोचती हो? तुमने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया और अपने पर्स में मेरे लिए वेपन छुपाया हुआ था। पर निंग तो उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए उससे अपनी नजरें दूर कर लेती है। ये देख करके जियांगशी निंग के गालों को पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि मेरी तरफ देखो। पर तभी वहाँ पे जियांगशी का गार्ड आता है और उससे बोलता है कि बॉस, आपको मास्टर जियांग ने बुलाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगशी, जो कि असली में रॉन्गमिंग था, अपने फादर से मिलता है और उसके फादर उससे नाराजगी दिखाते हुए उसे बोलते हैं, तुमने एक वुमन के चक्कर में बाय फैमिली के साथ सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर तुम्हारी जगह जियांगशी होता तो वो एक वुमन के लिए ऐसा कभी नहीं करता। फिर रॉन्गमिंग उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे जियांगशी बनने का कोई शौक नहीं है। तभी उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम और जियांगशी दोनों जियांग फैमिली के सन हो, अगर तुमने जल्द ही ये सब बंद नहीं किया तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि निंग को अचानक उसके फोन में एक कॉल आता है और वो इंसानों से बोलता है कि तुमने कुछ दिनों पहले हमें बताया था कि रॉन्गमिंग अभी जिंदा है। पहले जो पर्सन इंचार्ज था उसने ये बात सीरियस नहीं ली, पर इसके लिए हमें माफ कर दो। तभी वो पर्सन निंग से बोलता है कि अभी मिंग्यू जिंदा है और अगर तुम चाहती हो तो उसे बचा सकती हो। ये सुनने के बाद निंग के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो हैरान होकर के उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। आगे वो पर्सन निंग को कुछ बता पाता उससे पहले वहाँ पे जियांगशी आ जाता है और निंग घबराते हुए अपना फोन रख देती है ताकि जियांगशी को इस बारे में कुछ ना पता चले। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी निंग के पास आता है और उसके पास झुकते हुए बोलता है कि मिंग्यू अब इस दुनिया से जा चुका है, क्या तुम भी भूखे रह करके उसी के पास जाना चाहती हो? मैंने सुना है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। पर तभी अचानक निंग जियांगशी को किस कर देती है। ये देख करके जियांगशी पूरी तरह हैरान रह जाता है और निंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारे इरादे क्या है। फिर निंग उसे बोलती है कि मिंग्यू अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब मेरे पास
पास अब बस तुम हो। पर जियांगशी निंग के अंदर इतने बड़े बदलाव से पूरी तरह हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे इरादे क्या है। निंग उसे कोई जवाब ना देते हुए फिर से उसके करीब आती है और उसे फिर से किस करने लगती है। पर जियांगशी को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता और वो निंग को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जियांगशी के जाने के बाद हम देखते हैं कि निंग उस पर्सन को दोबारा कॉल करती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मुझे मिंगयू जिंदा चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निंग जियांगशी को बिना बताए अपने घर पे आ गई थी, इसीलिए जियांगशी घबराता हुआ निंग को ढूंढते हुए उसके घर पे आता है। वो निंग को अपने सामने देखता है तो उसकी सांसों में सांस आती है। फिर वो निंग से पूछता है कि तुम मुझे बताए बिना इस तरह से वापस क्यों आ गई। पर निंग उसके सवालों का जवाब ना देते हुए उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। ये सुनने के बाद जियांगशी निंग के साथ डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि निंग जियांगशी को अपने हाथों से वाइन सर्व करती है। फिर वो उसकी गोद में बैठ करके उसे अपने हाथों से वाइन पिलाने लगती है। जियांगशी भी उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मिंगयू को पूरी तरह भूल चुकी हो। निंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मिंगयू अभी भी मेरे दिल में है। ये सुनने के बाद तो जियांगशी पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देता है और वो निंग की बात को तुरंत रिजेक्ट करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह होनी चाहिए। ये कहने के बाद वो निंग को किस करने लगता है। उसकी आंखों से उसकी जली सी साफ नजर आ रही थी। फिर वो निंग को अपनी गोद में उठा करके डाइनिंग टेबल पे बिठा देता है और उसकी नेक पे किस करते हुए उसे बोलता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी वुमन हो। और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी खुद की बिल्डिंग में एक इमरजेंसी आ गई है और उसे अचानक रिपोर्टिंग करने वहाँ जाना पड़ेगा। निंग तुरंत अपनी टीम के साथ उधर जाती है और देखती है कि एक पर्सन ने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए एक वुमन को अपना टारगेट बना रखा था। निंग देखती है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसको बचाने के लिए वो उस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर उस लेडी को बचाते बचाते वो खुद ही उस पर्सन का टारगेट बन जाती है। इधर हम देखते हैं कि ये सब टीवी में जियांगशी भी देख रहा होता है और तुरंत निंग को बचाने के लिए उसके स्टूडियो पहुंच जाता है। जियांगशी निंग को अपने सामने इतने खतरे में देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसकी आंखों से निंग के लिए उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी अपनी जान की परवाह ना करते हुए निंग को उस पर्सन से बचाने के लिए निंग के ऊपर होने वाले अटैक के बीच में आ जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। पर वो यहाँ पे भी नहीं रुकता। वो निंग को बचाने के लिए अपने आप को उस पर्सन को पूरी तरह सौंप देता है और लगातार उस पर्सन के अटैक अपने ऊपर लेता रहता है, जिससे कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस वक्त भी उससे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस निंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी उस पर्सन पे पुलिस अटैक कर देती है और उस पर्सन का खेल खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी इतनी जख्मी हालत में भी भागते हुए निंग के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांगशी निंग को संभालते हुए उसे हक करते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। पर ये देख करके तो निंग की आंखों से आंसू रुके नहीं रहे थे। इस वक्त उसे जियांगशी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में जियांगशी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था और वह जियांगशी से पूछती है कि आखिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो। फिर जियांगशी उसके बालों को सहलाता हुआ उससे बोलता है कि एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। जियांगशी के मुंह से ये सुनने के बाद निंग को अपने पास्ट मेमोरी की झलक होती है और उसे याद आता है कि बचपन में वो किसी के साथ अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। उसे सब कुछ तो अच्छे से याद नहीं आ पाता, पर एक छोटी सी झलक ही उसके दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर देती है। निंग सोचती है कि आखिर ये किस तरह की मेमोरीज है और उन मेमोरीज को और ज्यादा याद करने की कोशिश करती है, पर तभी निंग अचानक बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब निंग को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। वो इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर जियांगशी पे पड़ती है, जो कि जख्मी हालत में वहीं पे बैठा हुआ था बिना अपना इलाज कराए। निंग जियांगशी के पास जाती है। इस वक्त उसकी आंखों में जियांगशी के लिए नफरत नहीं बल्कि फिक्र नजर आ रही थी। वो जियांगशी को सोता हुआ देख करके उसके ऊपर अपनी जैकेट उड़ा देती है, पर तभी जियांगशी की आंखें खुल जाती है और वो निंग को अपने सामने देख करके उसके करीब जाता है। उसे निंग की बहुत फिक्र हो रही थी। वो निंग के सर पे हाथ रख करके उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तभी निंग उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया। फिर जियांगशी उसे जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हें बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि तुम मेरी वुमन हो। फिर निंग उसके जख्मों पे इशारा करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें काफी गहरी चोट लगी हुई है। जियांगशी उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद निंग वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जियांगशी निंग को रोक करके उसके करीब चला जाता है। फिर वो उसकी कमर पकड़ के उसे सोफे के सहारे टिका देता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ आकर के मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। जियांगशी निंग के करीब आकर के उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, पर बदले में तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तभी निंग जियांगशी को अपने इतने करीब देख करके उससे घबराने लगती है और उसे थैंक यू बोल देती है। पर जियांगशी तो निंग को किस कर लेता है और उससे बोलता है कि मुझे अपना गिफ्ट मिल गया। निंग के भी दिल में जियांगशी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था और वो भी उसे ना रोकते हुए उसे किस कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। वो अपने हाथों से निंग के लिए कपड़े सिलेक्ट करता है और उसे वो पहन के आने के लिए बोलता है। निंग भी जियांगशी की बात मानते हुए जियांगशी के सामने वह कपड़े पहन करके आती है और निंग को उन कपड़ों में देख करके जियांगशी की आंखें हटती ही नहीं है। वो तो निंग को बस देखा ही
जा रहा था। वो निंग के पास आता है और उससे बोलते है कि तुम इन कपड़ों में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। फिर निंग उससे बोलती है कि ये सब बहुत महंगा है, इसीलिए मैं ये नहीं ले सकती। फिर जियांशु उससे बोलते है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वुमन को मैं बहुत खुशियाँ देना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियांशु निंग के लिए और ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहा होता है और उन्हें पहनने में भी निंग की हेल्प कर रहा होता है। निंग उससे बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हो। तभी जियांशु उससे बोलता है कि हमें हमेशा साथ में रहना है। अगर तुम इन्हें 1 साल में नहीं पहन सकती तो आने वाले 10 सालों में पहनना या फिर 20 सालों में पहनना, क्योंकि अब हम हमेशा साथ में रहने वाले हैं। फिर निंग उससे बोलती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ नहीं रहना, पर तभी जियांशु उसे जेंटली बैक हक करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दूंगा और तुम्हें मेरे साथ कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनने के बाद निंग की आंखों की नफरत जियांशु के लिए सॉफ्ट होने लगती है और वो उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगती है। तभी जियांशु निंग को अचानक किस कर देता है और निंग भी अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए जियांशु को किस करती है। जियांशु के इतने करीब होने की वजह से निंग की धड़कनें काफी तेज हो जाती है, पर तभी वो अपने आप को कंट्रोल करती है और जियांशु से बोलते है कि अभी तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। उसकी बात मानते हुए जियांशु भी वहाँ से चला जाता है। जियांशु के जाने के बाद निंग सोच रही होती है कि आखिर जियांशु के इतने करीब आने की वजह से उसकी धड़कनें इतनी तेज कैसे हो सकती है। वो ये सब सोच रही होती है, पर तभी वहाँ पे एक एजेंट स्टोर का स्टाफ बन करके उसके पास आती है। निंग को पेन ड्राइव दे करके उससे बोलती है कि इसमें तुम्हारे मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन है और तुम्हें इसी में जियांशु के स्टडी में जाकर के उसके लैपटॉप से सारा डेटा चोरी करना होगा, जिससे कि हमें जियांशु का खेल खत्म करने में मदद मिले। पर निंग उससे वो पेन ड्राइव लेने के लिए कतरा रही होती है। तभी वो एजेंट उससे एक सवाल करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारा मिशन क्या था और क्या तुम्हें जियांशु से प्यार हो गया है। पर इस सवाल का जवाब तो बेचारी निंग के पास भी नहीं था। अब तक वो अपनी फीलिंग समझ ही नहीं पाती, पर ये सवाल उसके दिमाग में हजारों और सवाल खड़ा कर देता है और वो भारी मन से वो पेन ड्राइव लेते हुए सोचती है कि मैं जियांशु से कभी प्यार नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांशु के सोने के बाद निंग चुपके से उठती है। फिर वो उसके स्टडी रूम में जाकर के अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके लैपटॉप से उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पेन ड्राइव में डालने की कोशिश करती है, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसके लैपटॉप का पासवर्ड नहीं खोल पाती। तभी उसकी नजर वहीं पे रखे हुए एक फोटो पे पड़ती है। वो उस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखती है। तभी उसको वहाँ पे एक डेट नजर आती है, पर उसे क्या ही पता था कि वो उसी की फोटो थी और जियांशु के लिए वो कितनी ज्यादा जरूरी थी। फिर हम देखते हैं कि निंग उस डेट को लैपटॉप में डाल करके उसका लॉक खोल लेती है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर ही रही होती है। तभी वहाँ पे उसे किसी की आवाज आती है। जियांशु उसे अपने पास ना देख करके उसे ढूंढते ढूंढते अपने स्टडी रूम में आता है, पर तब तक निंग वहाँ से जा चुकी थी। जियांशु अपने स्टडी रूम का लॉक खोल करके अंदर आता है तो देखता है कि उधर कोई भी नहीं था। तभी उसे बाहर से ग्लास के गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन के वो तुरंत घबराते हुए बाहर चला जाता है और अपने सामने निंग को देखता है। वो निंग के पैरों के पास टूटा हुआ ग्लास देखता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर निंग उसे बताती है कि गलती से मैंने ये ग्लास तोड़ दिया, क्या इससे तुम्हारी नींद खुल गई। फिर निंग नीचे पड़े हुए ग्लास के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करती है, पर तभी जियांशु उसे रोकते हुए उसके हाथ को पकड़ के बोलते है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वो उसके करीब जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है ताकि निंग को कहीं चोट न लग जाए। फिर वो अपने गोद में उठा करके निंग को सोफा पे लेकर के आता है और वहाँ पे बिठा देता है। वो उसके सामने घुटनों पे बैठ करके उसके पैरों को देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे देखने दो कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। निंग को कहीं पे भी चोट नहीं लगी थी। ये देख करके जियांशु चैन की सांस लेता है और निंग से बोलते है कि तुम जा करके सो जाओ, मैं ये सब क्लीन करके आता हूँ। फिर निंग उसे बोलती है कि जो हाथ गन उठा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो घर का भी काम कर सकते हैं। तभी जियांशु उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ एक रेगुलर लाइफ जीऊंगा। तुम भी चाहो तो अंडरकवर छोड़ करके मेरे साथ डोमेस्टिक लाइफ जी सकती हो। पर तभी वहाँ पे जियांशु का एक मैन अर्जेंट मीटिंग के लिए उसके पास आता है। जियांशु भी उस मैन को देख करके उसके पास जाता है। तभी वो मैन जियांशु को एक फाइल देते हुए बोलता है कि बॉस, आपके कहने पे मैंने उन लोगों का खेल खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद निंग सोचती है कि मैं बेवकूफ थी जो मैंने जियांशु की बातों पे भरोसा किया। वो ये रास्ता कभी नहीं छोड़ सकता। फिर वो जियांशु से बोलती है कि काफी रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। निंग के जाने के बाद वो मैन जियांशु से बोलता है कि बॉस, मैंने आपको पहले कभी किसी वुमन के साथ नहीं देखा, लगता है कि आजकल आप नई चीजें ट्राई कर रहे हो। तभी जियांशु अपना गुस्सा दिखाते हुए उसे तेज आवाज में बोलता है कि अपने हद में रहो। ये सुनने के बाद वो मैन जियांशु से माफी मांगता है और आगे जियांशु को बताता है कि बॉस, मुझे पता चला है कि आपके ऊपर एक अंडरकवर ऑपरेशन चलने वाला है। यहाँ तक कि मुझे पता है कि उन लोगों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी, इसीलिए आपको संभाल के रहना पड़ेगा, पर मैं जल्दी उस अंडरकवर एजेंट को ढूंढ लूंगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांशु जब निंग को ढूंढते हुए अपने स्टडी रूम में गया था तो उसे अपने लैपटॉप के ऊपर से निंग का एक बाल मिला था, जिसे देख करके वो समझ जाते हैं कि कुछ देर पहले यहाँ पे निंग थी जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसके लैपटॉप
लैपटॉप से ले रही थी, पर सब कुछ जानते हुए भी वो जानबूझ करके निंग से कुछ नहीं कहता और उस पर्सन को भी निंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निंग अगले दिन सुबह सुबह कहीं जा रही होती है। तभी जियांशु उसे देख करके उसे रोकते हुए पूछता है कि इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रही हो। फिर निंग उसे बहाना बनाते हुए बोलती है कि आज उसे स्टूडियो में कुछ जरूरी काम है। फिर जियांशु से बोलता है कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, और निंग वहाँ से चली जाती है। निंग के जाने के बाद जियांशु सोचता है कि निंग मुझे धोखा नहीं दे सकती, और अगर उसके कुछ ऐसे इरादे भी हैं तो मैं अपने प्यार से उसके दिल में मेरे लिए नफरत को बदल दूंगा। फिर हम देखते हैं कि निंग जियांशु की इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए एजेंट के बुलाए हुए एड्रेस पे जाती है, पर वो वहाँ पे उसी मैन को देखती है जिसे कल रात उसने जियांशु के साथ देखा था। वो उसे उसके टैटू से पहचान जाती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, और उस मैन को तो वहाँ पे निंग के होने के बारे में पता ही नहीं चलता। इधर हम जियांशु को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग करते करते भी निंग के बारे में ही सोच रहा था। उसे निंग के साथ बिताए हुए अपने हर पल याद आ रहे थे, क्योंकि उसका दिल बहुत बेचैन था। उसके दिल में एक अजीब सा डर था कि कहीं निंग उसे धोखा न दे दे। तभी वहाँ पे जियांशु का असिस्टेंट आता है और उसके पास आकर के बोलता है कि बॉस, आज लीशन से कोई भी नहीं मिला। यहाँ तक कि लीशन ने काफी देर तक उसका इंतजार किया, पर वहाँ पे कोई भी नहीं आया। ये सुनने के बाद तो जियांशु के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। आखिर जिस चीज का उसे डर था वो नहीं हुआ, और वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि निंग ने मुझे धोखा नहीं दिया। पर उसे क्या ही पता था कि निंग ने उस पर्सन को पहचान लिया था, पर उस पर्सन ने निंग को नहीं देखा था, और पकड़े जाने की वजह से निंग वहाँ से चली गई थी। जियांशु को तो यही लगता है कि निंग उस पर्सन से मिली ही नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निंग रात को अपने घर आती है, जहाँ पे जियांशु पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। जियांशु को उधर देख करके निंग जियांशु के पास आती है और उससे पूछती है कि इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक नहीं सोए, और तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। तभी जियांशु उसकी बातों का जवाब ना देते हुए पास ही रखे हुए कैंडल्स को जलाता है। कैंडल की लाइट्स में निंग देखती है कि जियांशु ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रखा था। फिर जियांशु निंग को अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है, और निंग भी उसकी बात मान करके वहीं पे उसके साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है। निंग डिनर ही कर रही होती है, तभी जियांशु अचानक से निंग से बोलता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए टीवी स्टेशन पे फ्लावर्स भेजे थे, पर तुम वहाँ पे नहीं थी। ये सुनने के बाद निंग पूरी तरह घबरा जाती है और जियांशु से बहाना बनाते हुए बोलती है कि आज उसे जरूरी काम से टीवी स्टेशन से कुछ फैक्स करने के लिए बाहर जाना पड़ा था। पर तभी जियांशु निंग के सामने एक डिश रखता है और उसे ओपन करने के लिए बोलता है, जो देख करके निंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो देख करके निंग को उसी पल की याद आती है जब जियांशु ने उसे मिंग्यू के लिए अपनी रिसर्च रोकने के लिए बोला था। उसे लगता है कि जियांशु को उसके ऊपर शक हो गया और अब उसका खेल खत्म है। तभी जियांशु उसे डिश के कवर को खोलने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि निंग घबराते हुए उस कवर को खोलती है। डर के मारे तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, पर उस कवर को खोलते ही वो अपने सामने रखे हुए रिंग को देखती है, जिसे देख करके वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है। वो बिना कुछ कहे हैरान होकर के जियांशु की तरफ देखने लगती है। तभी जियांशु वहाँ से वो रिंग उठा करके निंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और निंग के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए उससे अपने प्यार का कन्फेशन करता है। फिर वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, पर निंग जियांशु को अपने सामने इस तरह से देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो हैरान होकर के अपनी चेयर से उठती है और जियांशु से पूछती है कि इस तरह अचानक तुम मेरे से मैरिज के लिए क्यों पूछ रहे हो। फिर जियांशु निंग से बोलता है कि ये सब अचानक बिल्कुल भी नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था और हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। मेरे दिल में तो तुम हमेशा से हो और तुम्हारे अलावा ये जगह कभी किसी और की नहीं होगी। निंग के सामने अपना प्यार का इजहार करते हुए जियांशु की आंखें भर आती है। उसे निंग के बारे में सब कुछ पता था। वो निंग से बहुत ज्यादा प्यार करता था और सच जानते हुए भी वो निंग को कभी अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। उसने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था और निंग की आंखों में भी जियांशु के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस नजर आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि जियांशु निंग का हाथ अपने हाथों में पकड़ता है और उसकी उंगलियों में रिंग पहनाने ही वाला था, पर तभी निंग अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो अपना हाथ जियांशु के हाथों से दूर करते और उसे बहाना बनाते हुए बोलते कि तुम मुझे बस इस तरह से प्रपोज करना चाहते हो। फिर जियांशु निंग से बोलते कि तुम ठीक बोल रही हो और मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट करूंगा। फिर जियांशु वहाँ से उठता है और निंग के करीब आकर के उसे अचानक हग कर लेता है। निंग इससे पहले उसे कुछ बोल पाती, जियांशु निंग को थैंक्स बोलता है। निंग बोलती है कि मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं बोला। फिर जियांशु अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। फिर वो निंग को और ज्यादा करीब करते हुए उसे हग करता है और निंग भी उसे हग करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन निंग अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पे उसकी कलीग उसे बताती है कि कल रात किसी पर्सन ने एक रिंग खरीदी थी जो कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही है और उस रिंग का मतलब है कभी ना टूटने वाला प्रॉमिस। तभी निंग उस रिंग को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि कल रात जियांशु ने उसे यही रिंग देने की कोशिश की थी। फिर उसकी कलीग उससे बोलती है कि आखिर वो लड़की कितनी लकी होगी जिसके हाथों में ये रिंग होगी। मुझे तो अभी से उससे बहुत जेलसी हो रही है। उस लड़की का लवर भी उससे कितना प्यार करता होगा। निंग ये सब सुनी रही होती है, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें उसे अपने अंडर कवर होने का मिशन मिलता है और उसे पता चलता है कि उसे 3 दिन में जियांशु का खेल खत्म करना होगा। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने घर आती है, पर आते आते उसकी हील्स टूट जाती है। उसका ध्यान अपनी हील्स पे ही होता है, पर तभी वो अपने सामने जियांशु को बैठा हुआ देखती है जो कि उसी का
इंतजार कर रहा था, पर वहाँ पे कुछ और लोग भी थे। फिर हम देखते हैं कि जियांशी निंग के पास आता है और निंग उससे पहले उसे कुछ भी बोल पाती, जियांशी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। निंग उसे बोल ही रही होती है कि मैं इतनी डेलिकेट भी नहीं हूँ, पर जियांशी तो उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसे अपनी गोद में उठा करके सोफे के पास लेकर के आता है। फिर वो निंग को सोफे के ऊपर बैठा देता है और उसके सामने नील डाउन होकर के बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांशी निंग के पैरों पे लगे हुए चोट के ऊपर मेडिसिन लगाता है। तभी जियांशी की नजर निंग के चेहरे पे पड़ती है, जो कि उसी को देख करके मुस्कुरा रही होती है। निंग सोच रही होती है कि जो इंसान इतना ज्यादा रूथलेस है, आखिर उसका इतना जेंटल साइड कैसे हो सकता है। क्या जियांशी सच में इतना बुरा इंसान है जिससे उसे बच के रहने की जरूरत है, या असल में जियांशी कुछ और ही है। फिर निंग जियांशी से वहाँ पे मौजूद लोगों के बारे में पूछती है और जियांशी उसे बताता है कि 3 दिन बाद वो उसे प्रपोज करने वाला है और ये लोग उसी की तैयारी के लिए यहाँ पे आए हैं। ये सुनने के बाद निंग तुरंत जियांशी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से दूर ले जाती है और उससे बोलती है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, तुम तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं जानते और मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानते, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सुनने के बाद जियांशी निंग से बोलता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानता हूँ और मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे फादर है, जिनके साथ भी मेरा कुछ खास रिलेशनशिप है नहीं, इसीलिए हमारे मैरिज को किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जियांशी निंग की तरफ झुकता और उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम है। फिर निंग उसे कोई जवाब ना देते हुए अपनी आंखें नीचे कर लेती है और जियांशी उसके बालों को सहलाते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर सारी दुनिया के सामने मैं तुम्हें रिंग पहनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 3 दिन बाद मैं सबके सामने तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता हूँ, तुम रेडी हो ना। फिर निंग सर झुकाते हुए उसे हाँ में जवाब देती है और जियांशी उसके करीब आकर के उसे खुशी के मारे किस कर लेता है। पर निंग तो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। निंग को 3 दिनों में जियांशी का काम खत्म करना था, पर किस्मत का खेल तो देखो, उसी दिन उसकी जियांशी के साथ मैरिज थी। ये सोचते ही निंग फूट फूट के रोने लगती है। ये देख करके जियांशी निंग को हक कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। निंग जियांशी को जवाब देते हुए बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मगर उसके आंसू ही नहीं रुकते। इस वक्त उसे जियांशी के लिए बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी जियांशी के लिए प्यार की झलक साफ नजर आ रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि निंग वहाँ पे अपने वेडिंग गाउन पे बैठी हुई थी, जहाँ पे उसे मैसेज मिलता है कि आज ही उसे जियांशी का खेल खत्म कर देना होगा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद निंग की आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी, पर तभी वहाँ पे जियांशी आता है। फिर वो निंग की तरफ झुकते हुए उसे शीशे में देख करके बोलता है कि तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर निंग उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियांशी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें देखने का इंतजार ही नहीं कर पा रहा था, आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद निंग की आंखें नम हो जाती है और वो जियांशी से अपनी नजरें चुराने लगती है। तभी जियांशी उसे बोलता है कि थैंक यू वाइफ, मेरी फैमिली बनने के लिए, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये बोलने के बाद वो निंग के फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से अपनी वेडिंग के लिए जाने लगता है, पर तभी निंग उसे रोकते हुए उसका नाम लेती है। जियांशी भी निंग की आवाज सुन करके रुकता है और निंग की तरफ मुड़ता है। तभी निंग जियांशी की आंखों में ऐसे देखने लगती है जैसे कि वो जियांशी को अपने सामने आखिरी बार देख रही हो। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार निंग जियांशी की इन्फॉर्मेशन के लिए उसके स्टडी रूम में होती है। वहाँ पे उसके स्टडी टेबल पे एक लौती फोटो को देख करके उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो उस फोटो को ध्यान से देखती है जिसके सामने उसे लिटिल बेगर लिखा हुआ दिखता है, जिसे पढ़ते ही निंग को अपने बचपन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। वो अपने बचपन के बारे में भले ही सब कुछ भूल चुकी हो, पर वो ये कभी नहीं भूली थी कि कोई उसे लिटिल बेगर कह के बुलाता था। निंग समझ जाती है कि उस पिक्चर में जो छोटी बच्ची है वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, और उसी ने बचपन में रोंग मिंग, जो कि अभी जियांशी उसकी जान बचाई थी। वो दोनों बचपन में एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि जियांशी निंग की तरफ देख करके मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। जियांशी के जाने के बाद निंग भी अपनी वेडिंग गाउन को पहन करके अपने मैरिज हॉल में आती है, जहाँ पे वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। निंग को देख करके तो जियांशी के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। वो बेसब्री से निंग के आने का ही इंतजार कर रहा होता है, पर निंग जैसे ही जियांशी के करीब आती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जियांशी वहीं पे जख्मी हालत पे जमीन पे गिर जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि जियांशी को तो कुछ समझ ही नहीं आता। जियांशी को बचाने के लिए उसके गार्ड्स निंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तब तक निंग वहाँ से भाग जाती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, जियांशी अभी जिंदा था। असली में निंग जियांशी को नहीं मारती। निंग को पता था कि जियांशी के पॉकेट में रिंग का कवर है, इसलिए वो जानबूझ करके वहीं पे अटैक करती है, जिससे सबको यकीन हो जाए कि जियांशी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जियांशी भी इस मौके का फायदा उठाते हुए जियांग फैमिली से अपना रिश्ता खत्म कर पाए। यहाँ तक कि वो इससे अपनी एजेंसी को भी यकीन दिला करके मिंग्यू की भी जान बचा लेती है। कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। फिर हम देखते हैं कि जियांशी निंग के साथ जा ही रहा होता है, पर वो बहुत जख्मी हालत में होता है। अपने दिल के पास चोट लगने की वजह से बीते वक्त के साथ जियांशी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये देख करके निंग उसे संभालने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी कार से लेकर के बाहर आती है। निंग जियांशी की हालत देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए उसके चेहरे को पकड़ के पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर जियांशी निंग को पकड़ करके उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं कि तुम इस तरह घबराओ मत, मुझ
मुझे कुछ नहीं होगा। जियांशी को ऐसी हालत में देख करके निंग की आंखों में से आंसू ही नहीं रुकते। वो फूट फूट के रोने लगती है और जियांशी को अपने गले लगा लेती है। इस वक्त निंग की आंखों में जियांशी के लिए प्यार और फिक्र साफ नजर आ रही थी। फिर वो रोते हुए जियांशी से बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो, अभी तक हम बाकी कपल्स की तरह बाहर डेट पे नहीं गए, हमने बाहर जाके खाना नहीं खाया और साथ में कोई मूवी भी नहीं देखी, तुम बहुत बुरे हो, अभी तक तुमने मेरे से इसके लिए कुछ पूछा भी नहीं। रोते हुए बेचारी निंग से बोला भी नहीं जा रहा था। जियांशी को अपने सामने इस हालत में देख करके वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। चाहते हुए भी निंग जियांशी के सामने अपने आंसुओं को बहने से रोक ही नहीं पा रही थी। और इधर इस वक्त भी जियांशी को अपनी फिक्र ना होते हुए निंग की फिक्र होती है और वो उससे बोलते है कि अब से तुम आजाद हो। ये बोलने के बाद जियांशी की आंखें बंद होने वाली होती है, तभी निंग उसे बोलती है कि मुझे आजादी नहीं चाहिए। वो रोते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे कोई आजादी नहीं चाहिए, तुम प्लीज अपनी आंखें मत बंद करो और जागे रहो। निंग की आंखों में जियांशी को खोने का डर साफ नजर आ रहा था और वो जियांशी से रोते हुए बोलती है, तुमने मेरे से मैरिज के लिए पूछा था ना, मेरे से फिर से पूछो, मुझे तुम्हारे साथ मैरिज करनी है, तुम अब इस तरह से मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सुनने के बाद तो जियांशी के भी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो निंग का हाथ पकड़ता है और उसकी उंगलियों में अपनी रिंग को पहनाने की कोशिश करता है, पर वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसके हाथ कपा रहे थे। पर फिर भी वो निंग को अपनी रिंग पहनाने की पूरी कोशिश करता है, पर जैसे ही निंग की उंगलियों में वो रिंग जाती है, जियांशी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गिरने लगता है। निंग उसे संभालते हुए उसे अपने करीब करती है, पर जियांशी को पता था कि अब वो ज्यादा देर तक नहीं जग सकता। उसे इस वक्त भी निंग की फिक्र होती है और वो निंग के करीब आकर के उसे किस करता है। फिर वो निंग से बोलते है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर किया था और मैं एक बार तुम्हें उसमें देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद निंग रोते हुए जियांशी के चेहरे को पकड़ती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी विशेष को पूरी करूंगी, मैं अभी तुम्हारे लिए वो ड्रेस पहन करके आती हूँ। पर उसे क्या ही पता था कि जियांशी जानबूझ करके निंग को अपने आप से दूर कर रहा है, ताकि वो निंग से दूर जाकर के अपनी आखिरी सांसें ले पाए और निंग हमेशा हमेशा के लिए सभी चीजों से आजाद हो जाए। अगर निंग उसी के साथ रहती तो निंग की जान को भी खतरा था। यही सोच करके जियांशी जख्मी हालत में भी निंग को वहाँ पे अकेला छोड़ कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि निंग जियांशी का प्रिपेयर किया हुआ वेडिंग गाउन पहन करके आती है, पर अपने सामने जियांशी को ना देख करके निंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो हर जगह जियांशी को ढूंढने लगती है, उसकी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर वहीं पे पड़े हुए जियांशी के फोन पे पड़ती है। निंग वो फोन उठाती है और देखती है कि जियांशी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। जियांशी ने उसे बोला था कि अब तुम आजाद हो और मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ हमेशा आजादी से जियो, मेरे बारे में भूल जाना और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निंग वो मैसेज पढ़ती है और बहुत जोर से रोने लगती है। फिर हम देखते है कि निंग अपने वेडिंग गाउन में जियांशी को हर जगह ढूंढती है, पर उसे जियांशी कहीं नहीं मिलता। वो पूरी रात हर जगह जियांशी को ढूंढ रही थी, उसने हर एक कोना छान मारा था, पर जियांशी उसे कहीं नहीं मिलता। निंग की तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि 8 साल बाद निंग अपनी रिपोर्टिंग कर रही होती है। अब 8 साल बीत चुके थे और वो फिर से अपनी रेगुलर लाइफ जी रही थी। निंग की रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद वहीं पे मौजूद एक पर्सन निंग से बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, क्या मुझे आपका वीचैट मिलेगा। फिर निंग उससे जियांशी की दी हुई रिंग दिखाती है और उससे बोलती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुनने के बाद वो पर्सन निंग से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि निंग भी आगे जाती है और उसकी तरफ भागते हुए एक छोटी बच्ची आती है जो कि निंग की ही डॉटर थी। निंग उसका हाथ पकड़ती है और उसे आगे लेकर के जाती है जहाँ पे जियांशी उसका इंतजार कर रहा था। जियांशी निंग से पूछता है कि आज तुम मेरे साथ क्या खाने बाहर चलोगी। निंग उसे देख करके मुस्कुराती है और उससे बोलती है कि आज उसका नूडल्स खाने का मन है जो कि टीवी स्टेशन के बाहर मिलता है। जियांशी निंग को हाँ में जवाब देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांशी और निंग अपनी डॉटर का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। मैंने आज तक जितने भी ड्रामास देखे हैं उसमें ये मेरा सबसे वाइल्डेस्ट ड्रामा था और ये उतना ही इमोशनल भी था। इसमें दोनों लीड की केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको भी इस ड्रामा में दोनों एक्टर बहुत प्यारे लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।